बीजेपी की ट्रिपल अटैक रणनीति, तीनों नेताओं की पहली पंक्ति, गृह, चिकित्सा, हिंदुत्व पर त्वरित वार। कांग्रेस में नहीं दिखती ऐसी कतार। मध्य प्रदेश बीजेपी की रणनीति में एक अलग नयापन दिखाई दे रहा है। विपक्ष पर ये तीनों नेता एक के बाद एक आक्रामक प्रहार करते हैं। खासकर हिंदुत्व, गृह और चिकित्सा से जुड़े मुद्दों पर यह रणनीति साफ दिखाई देती है। यकीन ना हो तो आप भी देख लीजिए इनके बयान। तालिबान से जोड़कर कांग्रेस पर वार। दिग्विजय सिंह जी को सिर्फ तुष्टीकरण के लिए इस तरह के लोगों के पक्ष में खड़ा होना है। आपने आज तक विश्व के अंदर, भारत नहीं, कभी कोई काजी साहब जिंदाबाद के नारा सुना है? लेकिन दिग्विजय सिंह ने सुन लिया। हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो या हमारा सम्मान कम हो, इसी पर प्रयास किया है। मुझे लगता है एक अंतर्राष्ट्रीय विषय, इस पर हम कुछ भी टिप्पणी करेंगे तो उसका असर भारत के मान सम्मान या हमारी विदेश नीति पर पड़ सकता है। पर दिग्विजय सिंह जी को इससे क्या लेना देना? कांग्रेस और तालिबान जो एक सिक्के के दो पहलू करके मैंने ट्वीट किया है, तो उसमें विरोध क्या है भाई? कांग्रेस ने तालिबानियों का विरोध कहां किया? इंदौर कांड पर ओबीसी के बयान पर प्रहार। ओवैसी जी को मैं बता दूं कि ऐसे लोग जो अपना 2-2, 3-3 पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी हैं। आप कृपा करें, ज्यादा हस्तक्षेप न करें। जो व्यक्ति केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए बहुसंख्यक समाज के खिलाफ खड़ा होता हो, जो अनर्गल बातें करता हो, जो संविधान की भावनाओं के खिलाफ राजनीति करता हो, उस व्यक्ति की कोई हैसियत और औकात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता का मखौल उड़ाए। मैं ओबीसी को ये बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का, कानून का राज है। मध्य प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा ये प्रथम कर्तव्य माना गया है। बेटी की छेड़खानी जो भी करेगा, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान, उसकी पिटाई होगी। ये तो कुछ उदाहरण हैं। ऐसे कई मसले हैं जिन पर ये ओपनर की भूमिका में दिखे हैं। अगर ये कहें कि इन दिनों यही तीनों नेता बीजेपी के ओपनर अटैकर्स बने हुए हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे कांग्रेस इस बारे में क्या सोचती है, ये भी सुन लीजिए। ये पूरा मध्य प्रदेश जो है इस समय एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहाँ से रास्ता लोगों को नहीं दिख रहा है और बीजेपी को भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है ये 4 चुनाव के लिए। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। बाकी दोनों मुद्दे, चाहे उज्जैन का हो चाहे इंदौर, किसी में कोई दम नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी की त्रिदेव इसे जबरदस्त बैकअप देने का काम कर रहे हैं। पहले इस भूमिका को अकेले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा निभाते थे, अब उनके साथ 2 और चेहरे आ गए हैं। वैसे हिंदुत्व के मसले पर रामेश्वर शर्मा ज्यादा मुखर रहते हैं। जब भी तीनों किसी मसले पर अटैक करते हैं तो इनके बीच आपसी समझ भी दिखती है। इसके अलावा भी बीजेपी में एक और चीज दिखती है, वो है रेगुलर ब्रीफिंग। इस काम को बीजेपी ऐसे करती है जैसे वो विपक्ष में हो। आप खुद ही तय कीजिए, फिलहाल यहाँ कांग्रेस कहाँ है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी के स्पेशल 3। बीजेपी रणनीति बनाने में और रणनीति बनाकर हमला करने में माहिर पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। और चाहे नेशनल लेवल पर रणनीति हो या फिर प्रदेश स्तर पर रणनीति हो। और अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारी रिपोर्ट में आपने देखा, पैकेज में आपने देखा कि बीजेपी के 3 नेता जिस विषय पर, जहां भी कोई ऐसा विषय सामने आता है जिसको लेकर उन्हें लगता है कि कांग्रेस पर चोट पहुंचानी चाहिए या कांग्रेस जिस विषय को लेकर बीजेपी पर हमला करने की तैयारी करती है, तो 3 नेता आमतौर पर सामने आते हैं। शुरुआत करते हैं, ओपनिंग बल्लेबाज हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, बहुत ही सीजन कैंपेनर हैं। फिर विश्वास सारंग जी दूसरी पीढ़ी से हैं और दूसरी पीढ़ी से रामेश्वर शर्मा है। यानी एक वरिष्ठ पीढ़ी जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं, जिससे शिवराज सिंह चौहान जिस जनरेशन से आते हैं, उस जनरेशन के अलावा उसके बाद की 2 पीढ़ियों के नेता भी तैयार हैं। अब अगर आप देखें कि तुर्की ब तुर्की जवाब होना चाहिए तो कांग्रेस में अरुण यादव जी को सामने आना चाहिए, साइमल्टेनियसली एक रणनीति बननी चाहिए, और अजय सिंह जी को सामने आना चाहिए, क्योंकि चेहरों का बड़ा महत्व है। चेहरे मीडिया में जगह बनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री के नाते तो स्थान मिलेगा ही, शिवराज जी कुछ बोलेंगे स्थान मिलेगा ही, कमलनाथ जी बोलेंगे स्थान मिलेगा ही।
ये हो गई एक ऐसी पीढ़ी, सीनियर पीढ़ी की बात हो गई। कमलनाथ जी चूंकि ऐसे मामलों में बहुत टीका टिप्पणी करते, उन्हें उनके पूरे करियर में नहीं देखा गया है, तो उनको अगर हम उनसे अपेक्षा ना भी करें तो अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, और इसके बाद की पीढ़ी की बात करें तो मिक्स बैग भी हो सकता है कि इन दोनों के साथ जीतू पटवारी जी भी हो सकते हैं, जयवर्धन सिंह भी हो सकते हैं, हनी बघेल भी हो सकते हैं, और भी, क्योंकि पूरा युवा कैबिनेट कांग्रेस का रहा है। लेकिन जो अधिकांश मंत्री बने उनमें अगर आप 2-3-4 नामों को छोड़ दें तो कहाँ हैं बाकी लोग, क्या कर रहे हैं वो इन दिनों, और क्या उनकी आगे की रणनीति है, ये सब कांग्रेस के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। उनकी तरफ से उनके स्पोक्स पर्सन ही इस मामले में बीजेपी से लोहा लेने की कोशिश करते हैं, और टेलीविज़न की डिबेट्स या पक्ष की जहाँ तक बात है वहाँ तक तो उचित है, लेकिन जिस तरह बीजेपी के ये हमलावर 3 हैं, कांग्रेस की तरफ से भी इंतज़ार है कि उनके हमलावर 3 सामने आएंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं कांग्रेस के युवा प्रवक्ता, काफ़ी संभावनाशील मिथुन सिंह अहिरवार जी। बहुत स्वागत करता हूं उनका, और इन पर निगाह रखिएगा, ये परवाज़ इनकी लंबी है। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मृदुभाषी हैं, मालवा से आते हैं, और इन पर भी निगाह रखिए। और शुभकामनाएं दोनों को ही, युवा नेता हैं दोनों, उनको शुभकामनाएं। और चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और राजनीतिक विश्लेषक। भट्ट जी, पहला सवाल आपसे ही जवाब दीजिए इस बात का कि बीजेपी के 3 हमलावर नेता और उनके जवाब में हमारे प्रवक्तागण मिथुन सिंह अहिरवार जी ही किला लड़ाते हैं और उन्हीं के साथ ही मोर्चा लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस को इसकी चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, लेकिन एक रणनीति जैसी होनी चाहिए। या तो कांग्रेस जवाब देना नहीं चाहती, या उसे लगता है जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, इससे अपने को दूर रखें, ये कांग्रेस जाने। लेकिन आप इसका जनता पर क्या इम्पैक्ट देखते हैं कि जिस तरह से टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया पर बहुत तेज़ी से ये बयान सामने आते हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस का वो पक्ष शायद खाली छूटता है। जी जी चैतन्य जी। शरद जी, ये बात तो सही है कि जो बीजेपी का जो तबका है, धड़ा है, वो बहुत आक्रामक है। कई वर्षों तक उन्होंने विपक्ष में रह के जो कुछ सीखा है वो उस चीज़ का फ़ायदा पूरी तरह से सत्ता पक्ष में रह के भी उठा रहे हैं। कांग्रेस के सामने संकट ये है कि कांग्रेस के पास चेहरों की कमी है। मध्य प्रदेश में आप देखिए कि कमलनाथ के अलावा कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है, और अगर हैं भी तो वो कहाँ हैं ये जनता को नहीं मालूम है। जैसे आपने अभी उल्लेख किया अजय सिंह जी का या अरुण यादव जी का, ये अपने एक छोटे से क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, जबकि आप समझ लीजिए कि 100 लोगों की पार्टी है, 100 विधायक जिस पार्टी के साथ हैं उसको बहुत ज़बरदस्त रूप से आक्रामक होना चाहिए। और आज की तारीख में उनके पास जितने मुद्दे हैं वो तो बीजेपी को घेरने के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के पास एक तो प्रचार तंत्र बहुत कमज़ोर है। बीजेपी का प्रचार तंत्र बहुत ज़बरदस्त है। उनका सोशल मीडिया आप उठा के देख लें, आप एक टिप्पणी कीजिए उस पर 50 काउंटर मैसेज आ जाते हैं। दूसरी बात, जो कांग्रेस के लीडर हैं, ये आपने सही कहा कि पूरी युवा पीढ़ी थी उनके कैबिनेट में, लेकिन वो सब युवा कहाँ? मैं तो समझता हूँ कि हमारे जबलपुर के भी 2-2 मंत्री थे, वो कहाँ हैं आज तक किसी को नहीं पता। तो इन परिस्थितियों में कांग्रेस उनका मुंह तोड़ जवाब दे नहीं पा रही। ठीक है, टीवी डिबेट में ज़रूर आपके कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, युवा प्रवक्ता आते हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि वो कांग्रेस को डिफेंड करें, लेकिन जिस तरह का आक्रमण और जिस तरह की भाव भंगिमाएँ बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिखती है, उसका कांग्रेस में सर्वथा अभाव है। अकेले ट्वीट के भरोसे अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ट्वीट पढ़ने वाले कितने लोग हैं प्रदेश में। शहर के लोग ट्वीट नहीं पढ़ते तो फिर गांव की तो बात छोड़ दो। होना ये चाहिए कि आपको तूफानी दौरा करना पड़ेगा। अगर कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आपको पूरे प्रदेश में तूफानी दौरा करना पड़ेगा। आपको गांव-गांव जाके बीजेपी की जो असफलताएं हैं या जो आज सवाल खड़े हुए हैं उनको बताना पड़ेगा। आपने जैसा कहा कि पहले अकेले नरोत्तम मिश्रा जी जो थे वो डिफेंड करते थे पार्टी को, लेकिन अब उनके साथ विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा जैसे हिंदुत्व के पुरोधा भी जुड़ गए हैं। रामेश्वर शर्मा तो खैर निश्चित तौर पर बहुत ज़बरदस्त रूप से हिंदुत्व के पुरोधा माने जाते हैं,
विश्वास सारंग की जहाँ तक बात है तो वो हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, लेकिन सारे स्वास्थ्य की जानकारी वही देते हैं। प्रभुराम चौधरी, उनका कहीं दूर दूर तक पता नहीं रहता। तो ये जो एक तिकड़ी है, ये निश्चित तौर पे कांग्रेस को बहुत आक्रामक तरीके से उनका जवाब देती है। आप देखिए, एक छोटा सा भी ट्वीट अगर कमलनाथ जी कर देते तो ये तीनों लोग प्रेस के सामने आके उस ट्वीट की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ये जो आपने कहा कि ब्रीफ नहीं करती है कांग्रेस, ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर आपको मीडिया जनता के सामने रहना तो आपको एक निश्चित तौर पे हर चौथे पांचवें दिन में, एक हफ्ते में या 10 दिन में आपको प्रेस ब्रीफिंग करना पड़ेगी, आपको अपने मुद्दे बताने पड़ेंगे, आपको बीजेपी की असफलताओं को गिनाना पड़ेगा, तब जाके जनता के सामने आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में एक सबसे बड़ी कमजोरी जो मैं देख रहा हूँ, और आपने भी अनुभव किया होगा, कि इनका एक तो प्रचार तंत्र कमजोर है, और दूसरा जो मुखर नेता हैं वो इनके पास उनकी कमी है। अगर इस तरह के, जैसे आपने जिन लोगों का नाम लिया, बिल्कुल सर, मैं लौटता हूँ आपकी अजय तरफ। सिंह हैं, जी, जीतू पटवारी हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, ऐसे लोग अगर सामने आते हैं तो मैं लगता है कि बीजेपी को कड़ा प्रतिसाद मिल सकता है। बड़ी लंबी श्रृंखला है सर। उमंग सिंगार जी कहाँ पर हैं? तरुण भनोट जी, जैसा आपने कहा, महाकौशल से, फिर एक और साथी हैं उनके, वो कहाँ पर हैं? फिर प्रियव्रत सिंह जी कहाँ हैं? पता ही नहीं है कहाँ है जी, जिनका पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट जिन मंत्रियों का रहा है, और जो बोलने में भी बहुत, ऐसा नहीं है कि कोई पीछे है। प्रियव्रत सिंह की बात करें, उमंग सिंगार की बात करें, या फिर तरुण भनोट जी की बात करें, लेकिन ये नेताओं का पीछे जाना निश्चित तौर पर मिथुन जी के युवा कंधों पर दबाव बढ़ाता है। और पार्टी भी ये जानती है कि उन लोगों से शायद बात करने का कोई बहुत फ़ायदा है कि नहीं है, क्योंकि जिसको आना है इसमें कोई पीले चावल देने की बात नहीं है। तरुण जी जबलपुर से शंखनाद कर सकते हैं, उमंग जी अपने झाबुआ से शंखनाद कर सकते हैं, प्रियव्रत जी राजगढ़ से कर सकते हैं, हनी बघेल जी भी अपने आदिवासी बहुल रीजन से कर सकते हैं। कहाँ हैं ये सारे पुरोधा लोग? जी मिथुन जी, एक छोटी टिप्पणी आप। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप सरकार या चेहरे के रूप में नहीं काम करते हैं, आप जनता की आवाज़ के रूप में और जनता के रूप में काम करते हैं। तो यदि हम भी अपने चेहरे खड़े करने लगे विपक्ष में रहते हुए, तो फिर कांग्रेस पर फिर वही आरोप लगेंगे जो पहले लगा करते थे। हम विपक्ष में, हम जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। और ये जो बात कही जा रही है कि हम लोग इनके सवालों का प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते, उससे मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी सवाल पूछने की है। विपक्ष के रूप में हम सरकार से आक्रामक होकर के सवाल पूछते हैं, सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करते हैं। पिछले 15 दिनों में 6000 से ज़्यादा केसेस हमारे ऊपर दर्ज हुए, वो कमलनाथ जी पर दर्ज नहीं हुए, वो जीतू पटवारी जी पर दर्ज नहीं हुए, वो दिग्विजय सिंह जी पर दर्ज नहीं है, वो कांग्रेसियों पर दर्ज हुए, वो जनता की आवाज़ पर दर्ज हुए। हम इसी आवाज़ के रूप में अपना काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये तीन प्रतिभाशाली नेताओं की जो आप बात कर रहे हैं, ये इतने प्रतिभाशाली हैं कि जब गृह मंत्री से पहले नरोत्तम मिश्रा जी जब विपक्ष में हुआ करते थे, इन्होंने कोरोना को डरोना कहा था, और उनकी इस प्रोफाइल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। विश्वास सारंग जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये कांग्रेस पर आक्रामक अटैक करते हैं। ये चिकित्सा शिक्षा के विषयों को छोड़ करके ये बताने में लग जाते हैं कि 1947 में क्योंकि नेहरू जी ने लाल किले से भाषण दिया था, इसलिए आज महंगाई बढ़ रही है, जबकि नेहरू जी ने 1947 में लाल किले की प्राचीर से कोई भाषण दिया नहीं था। वहीं तीसरे जो सबसे प्रतिभाशाली हुजूर जो हैं, हुजूर के हुजूर हमारे साहब जो हैं, उनकी प्रतिभा का तो क्या आकलन किया जाए। इनके जो बयान होते हैं, जो फोन करके लोगों को ये बोलते हैं कि मैं ये व्यक्ति फला व्यक्ति बोल रहा हूं, अपनी मौत से जितना डरते हो उतना डरो, इनकी इस प्रतिभा को देखते हुए इनको विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया था। तो यदि ऐसे प्रतिभाशाली नेता जिनका एक एजेंडा कांग्रेस पर हमला करने का होता है, भारतीय जनता पार्टी को आज ऐसे नेताओं की आवश्यकता, मैं सहमत हूं, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य यही नेता है, क्योंकि ये जिस पद पर हैं, जिस विभाग को ये देखते हैं, एक विधायक के तौर पर भी जो इनकी जिम्मेदारियां उनको ये पूरी नहीं करते। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं, हम सब भोपाल में रहते हैं, हुजूर में हम लोग गए हैं, सड़क जगह जगह खुदी हुई है, मैदान खुदा है, यहां वहां हर जगह खुदा है, लेकिन रामेश्वर शर्मा जी उस ऊपर वाले खुदा और उनके बंदों पर टिप्पणियां करते रहते हैं। वो जो उनके विधानसभा में जो खुदे हुए इलाके उन पर नहीं करते। नरोत्तम मिश्रा जी ने आखिरी बार कानून व्यवस्था की समीक्षा कब की थी? आखिरी बार उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बयान कब दिया था? मैं जानना जरूर चाहूंगा राज्यपाल जी से। चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहती हो, क्यों उनके विभाग के लोग रोजाना आंदोलन पर रहते हैं, और क्यों रामेश्वर शर्मा जी कभी कभी खुद कह देते हैं कि मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन पर बैठ जाऊंगा? मुझे लगता है लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी, हम आपसे सवाल पूछा करेंगे सिसोदिया साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा, जनता के सामने आपकी जिम्मेदारी जवाब देने की है। मुझे लगता है जनता को भी ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। जवाब ले लेता हूं। सिसोदिया साहब, बड़ी ब्याज स्तुति में बड़ी तारीफ की है आपके नेताओं की मिथुन जी ने। बहरहाल अब बारी आपकी है कि आप जवाब दें सिलसिलेवार जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं या उठाने का प्रयास किया है। जी मिथुन जी ने
हमारे वरिष्ठ नेताओं के बारे में सर्टिफिकेट जारी करने का काम किया। हमको कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमको कदापि इस बात की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे नेताओं को सर्टिफिकेट दे। हमारे नेताओं को सर्टिफिकेट हमारी प्रदेश की जनता देगी। हमारे प्रदेश के लोग उनको आशीर्वाद देंगे और उनको आशीर्वाद भरपूर मिला है। सभी लोग बहुत बहुमतों से जीतकर सदन में पहुंचे हैं। उनकी रीति नीति, उनका टैलेंट, उनका कार्य वो प्रदेश की जनता देख रही है। और हमारी जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक टीम भावना के साथ काम कर रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि उनकी टीम के जो मेंबर्स है, जो सदस्य है, कैबिनेट के सदस्य है, वे लोग अपने अपने अलग अलग जिम्मेदारियों में आते हैं और समसामयिक विषयों के ऊपर अपनी बात भी रखते हैं और कांग्रेस सहित विपक्ष को कटघरे में भी खड़ा करने का काम करते हैं। जी आवश्यकता है कि कांग्रेस के नेताओं के बारे में मिथुन जी को बताना चाहिए कि वो कहाँ है। जो आपका प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रियव्रत सिंह जी जो खिलचीपुर से प्रतिनिधित्व करते वो कहाँ है, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे प्रदेश के, वो कहाँ है। तरुण मनोज जी, आपने प्रश्न पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो दे भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जो सब नेता है वो सारे सरकार जाने के बाद से अपने अपने घरों में बंद है। वे न तो समाज के बीच में दिख रहे हैं। आज कहीं के ये जो नेता जिनके नाम लिए, क्या आज वैक्सीनेशन का महाअभियान था, उस महाअभियान में कहीं समाज की सेवा करते दिखे? किसी समाज के किसी नागरिक को यह कहते दिखे कि आइए वैक्सीनेशन करिए? जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर और लोगों को ले जाने का काम कर रहे थे, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि आइए वैक्सीनेशन के लिए चलिए। कहीं का नहीं आ रहा था तो उसको पड़ोसी को कह रहे थे कि भैया तेरे को खतरा होगा, चल लेके चल साथ में। क्या कांग्रेस का एक भी नेता आज दिखा? ये फील्ड में नहीं है, इनके यहाँ सेवा का कोई संकल्प नहीं है, ये विपक्ष के नाते मुद्दों पे नहीं है जनता के, ये विपक्ष के नाते सोशल मीडिया टीवी चैनल पे नहीं है, ये डिबेट्स में नहीं है, ये क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं है। अगर इनके जीतू पटवारी दिखते हैं तो कहाँ दिखते हैं? इंदौर में दिखते हैं और वो बोलते हुए दिखते हैं कि हमारा एक भाई जो चूड़ी बेचने गया था और अश्लीलता जिसने करी वो उनका भाई है। ये तो स्तर हो गया है कांग्रेस के नेताओं का। ये तो इस स्तर की बात करने लगे हैं। अगर कहीं का आता भी है तो वो आते ही कांग्रेस के ताबूत में खिल ठोक देता है। वो आते ही ऐसा बयान देता है कि जिससे एक बहुसंख्यक समाज नाराज हो जाता है। इनके दिग्विजय सिंह जी प्रकट होते हैं और प्रकट होकर ऐसी बात बोलते हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही ताबूत में आखिरी खील होती है। राजपाल जी, आपके साथी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक छोटी टिप्पणी इनकी ले लेते हैं, तो फिर आप भी उस पर जवाब दे लीजिएगा। मुझे लगता है कि इसलिए कांग्रेस ने बहुत अच्छी बात बोली कि रोजाना भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं, जबकि लोकतंत्र कहता है आपको सरकार को कटघरे में खड़ा करना होता है। दिग्विजय सिंह जी पर आप लोग, आपके नेता तमाम टिप्पणी, ये तीनों नेता का एक कॉमन टारगेट दिग्विजय सिंह जी है ना। आप मुझे ये बताइए राजपाल जी, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल। अंतिम 10 सेकंड शरद जी, बहुत जरूरी है, अंतिम 10 सेकंड। यदि दिग्विजय सिंह जी इतना खराब बोलते हैं, इतना गलत बोलते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी से आपके पार्टी के नेताओं ने, आपने पूर्व मुख्यमंत्री ने कोर्ट में लिखित में माफी क्यों मांगी है? सर, इस बात को जरूर बताइए। ठीक है, बोलिए सिसोदिया जी, बोलिए जी। तो विपक्ष के नाते आपकी ड्यूटी है और जब उस ड्यूटी को आप पूरा नहीं करते हो तो आप कटघरे में खड़े होते हैं और कटघरे में खड़ा करने का काम हम करते हैं। अगर हम त्रुटि करें तो आप हमें कटघरे में खड़ा करो। किसने रोका है? पर आप नहीं कर पा रहे हैं। सरकार में रहते हुए आपकी जिम्मेदारी केवल विपक्ष पर टिप्पणी करना। किसी भी बात को नहीं उठा पा रहे हैं। आपके नेता नदारत है, आपके नेता आपके नेतृत्व के कहने में नहीं है। चलिए, मैं एक सवाल ले लेता हूं, फिर हमारे जो चैतन्य भट्ट साहब हैं, चैतन्य भट्ट जी, जो बात कही है राजपाल जी ने, उसकी जड़ में अगर हम जाएं तो मैं ये पाता हूं, और खुद बीजेपी के नेता मुझे लगता है कि 2010 के आसपास तक ये विमर्श होता था, जब बीजेपी का राज्यों की राजनीति में बहुत लंबा सफ़र 15-15 साल नहीं पूरा हुआ था, तो सुंदरलाल पटवा जी कहते थे कि हम सत्ताधारी दल के तौर पर भी विपक्ष की तरह ही व्यवहार करते हैं। और ये वो ऐसा इसलिए कहते थे कि 1980 के पहले जनसंघ और 1980 के बाद बीजेपी, इसने बहुत लंबा वक्फा, बहुत लंबा समय विपक्ष के धारदार तेवर के साथ राजनीति की है। कांग्रेस ने इसके उलट बहुत लंबे समय तक, यानी 90 के दशक के आरंभ तक, उसने सत्ताधारी दल की राजनीति की है। इसलिए दोनों के स्वरूप में अंतर है, ये चीज़ समझ में आती है। और यही वजह है कि आज भी बीजेपी, ये बात बिल्कुल सही है कि कटघरे में कांग्रेस को करना चाहिए
और बीजेपी सत्ताधारी दल होने के बाद भी विपक्षी दल को कटघरे में खड़ा कर रही है। इस पर जरा आपकी एक टिप्पणी चाहिए। जी जी। नहीं, देखिए यही तो खासियत है ना, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी की बड़ी ज़बरदस्त रूप से ये तैयारी होती है कि कांग्रेस कुछ बोले उसके पहले ही उसको आक्रमण कर दो। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अगर विपक्ष के रूप में 15 साल से कांग्रेस है मध्य प्रदेश में, तो उसको अपनी धार बहुत तेज कर लेनी चाहिए। अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको 15 साल का जो समय मिला था विपक्ष में रहने का, उसमें आपको अपनी सारी पुरानी सत्ता की बातें भूल के सीधे तौर पे आपको अपना विपक्ष का रूप बताना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस उसमें असफल है। दूसरी चीज़, अगर कांग्रेस के बड़े नेता कुछ बोलते भी हैं तो मीडिया में उसको बहुत ज़्यादा स्थान नहीं मिलता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। प्रिंट मीडिया में भी आप देख लें, राहुल गांधी के बयान 7वें 8वें पेज पे छपते हैं, तो उसका भी फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लीडर जो हैं वो बात नहीं करते, लेकिन देखिए बार बार वही बात आती है कि अकेले ट्वीट के भरोसे राजनीति नहीं चलती। दूसरी बात जो है कि बीजेपी ने जनता की नब्ज को पकड़ लिया है। हिंदुत्व का जो ध्रुवीकरण किया है अभी भारतीय जनता पार्टी ने, उससे उसको बहुत फ़ायदा मिला, इसलिए वो हर बात को हिंदुत्व से जोड़ती है। कांग्रेस उसको अभी भी नहीं समझ पाई। पहले भी उनके जो एक कमेटी बनी थी जिसमें बताया गया था कि अल्पसंख्यकों की राजनीति के कारण कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है, उसके बाद भी अगर कांग्रेस इस तरह की राजनीति कर रही तो मुझे लगता है कि वो राजनीति में असफल साबित हो जाएगी। क्योंकि देखिए आपको जनता का मूड तो समझना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही आपको सत्ता में लाती है, वही आपको वोट देती है। तो जनता की नब्ज अगर आप नहीं पकड़ पाएंगे तो आप इसी तरह से विपक्ष में बने रहेंगे, और अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको अपनी धार तेज करना पड़ेगा ताकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी आप काट कर सकें। चैतन्य जी, आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज आपने रेज किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और दुखती रग हैं कांग्रेस के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप धारदार हों तो संगठन धारदार हो। जी, बीजेपी की धार के पीछे जो सान चढ़ाने वाला मुख्य हथियार है वो है उसका संगठन, जो सब पर निगरानी भी रखता है और सबको बताता भी है कि आप कहाँ कैसे हैं। संगठन ऐसा नहीं है कि 2003 के बाद कांग्रेस कोई कमज़ोर है मध्य प्रदेश में, लेकिन इसके तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, चाहे मैं बात करूं सुभाष यादव जी रहे 2003 के बाद, फिर 2008 में पचौरी साहब रहे और उसके बाद अरुण यादव जी को जिम्मेदारी मिली, लेकिन संगठन और तमाम बड़े नेताओं का ठीक से सहयोग नहीं मिलने की वजह से, माफ़ कीजिएगा, ये सब बहादुर शाह जफ़र साबित हो गए कि वो अपनी तकलीफ़ और अपनी पीड़ा अपने मन में लेकर किनारे हो गए। हिंदुत्व पर आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हिंदुत्व के मसले पर कांग्रेस को बहुत चतुराई से उलझा देती है बीजेपी, कि आप चूड़ी वाले के जिस तरह आप बात करते हो कांग्रेस उसका विरोध कर देती है, तो शायद ये पब्लिक सेंटीमेंट्स के खिलाफ हो जाता है। समझना तो पड़ेगा मिथुन जी, समझना तो पड़ेगा आपको, और उसी को समझकर जवाब भी देना होगा। शरद जी, ये कुछ इस तरीके से है कि अगर हमसे किसी भी वर्ग के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा तो हम क्या उसकी बात नहीं करेंगे। भारत देश जो है इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, नास्तिक सभी वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, और जो एक साइंटिफिक टेम्पर है, जो हमारा संविधान कहता है कि हमें सब वर्ग के लोगों को आज़ादी देनी है कि वो आदर से अपनी बात रखें, और यदि उनके साथ अन्याय होता है तो हमें एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर में हर उस वर्ग, हर उस जाति, हर उस भाषा, हर उस क्षेत्र के व्यक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा जिसको हमने नागरिक का अधिकार दिया है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बार बार यदि कांग्रेस से मुसलमानों के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा तो कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि हम मुसलमानों का साथ नहीं देंगे। बस भारतीय जनता पार्टी इसको अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। हम तो सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर सबसे ज्यादा अगर इस देश में बेरोजगार है कोई, और अगर आपने हिंदुओं के लिए काम किया, तो सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदू क्यों है? सबसे ज्यादा बलात्कार हिंदू समाज की महिलाओं के साथ क्यों होता है? सबसे ज्यादा महंगाई का दंश हिंदू समाज के लोगों को। मैं केवल इस बात को कह रहा हूं जो आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात, ये अच्छी बात, ये अच्छी बात। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि दोनों के बीच फर्क केवल इतना है कि पब्लिसिटी के आधार पर अगर आप किसी एक पार्टी को एक किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, तो माफ कीजिएगा हर धर्म के लिए हम बोलेंगे। जब आप हिंदुओं पर प्रश्न, मिथुन जी आप फिर उसी लाइन पर आ गए जिससे मैं नहीं जानता कि जहां आपको क्या स्टैंड लेना चाहिए, ये आप जाने, आपकी पार्टी जाने। बरा राजपाल जी। देखिए, अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। ये बात कांग्रेस को भी समझना चाहिए। ये भारत के संविधान में लिखी हुई बात है कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होती, कोई जात नहीं होती। फिर अगर किसी अपराधी जो कि पॉस्को एक्ट के अंतर्गत अपराध करता है, किसी बच्ची के साथ यौन दुराचार करता है, चूड़ी वाला बन के आता है, दो आइडेंटिटी के साथ आता है, फर्जी आइडेंटिटी के साथ आता है और वो पकड़ा जाता है, उसके साथ पूरी कांग्रेस खड़ी हो जाती है।
यहाँ ये प्रश्न है समाज के अंदर कि क्या कांग्रेस के पास अब सिर्फ यही काम रही है कि एक पास्को का, एक यौन अपराध का अपचारी जो पालक है उसको जीतू पटवारी जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है वो अपना भाई बताए? कि यही चरित्र रह गया है कांग्रेस का? राजपाल मेरा साहब, ये एक बात आप ये दूसरी बताइए, बात, एक मिनट मेरी इसमें दूसरी एक बात आ जाने दीजिए कि अगर आप ये कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है उसको, आप पहले तो ये स्पष्ट कर लीजिए ना कि उस व्यक्ति को इसलिए मारा गया कि वो 2 आधार कार्ड रखा था, या इसलिए मारा गया कि उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा था? क्योंकि जिस दिन उसको मारा गया उसके 2 दिन बाद आप लोगों ने पॉक्सो एक्ट लगाया। सुन लीजिए भाई, जी। मारा गया ये रिएक्शन है। एक्शन क्या है? आप रिएक्शन पे जाकर एक्शन की कार्रवाई को नहीं रोक सकते। मतलब ये होना एक्शन चाहिए। उसका ये है, एक्शन उसका एक्ट ये है, उसका कृत्य है, कुकृत्य है कि वह 2 आधार कार्ड लेकर किसी के घर जाता है और उसकी बहन बेटी को चूड़ी पहनाने के बहाने गलत इरादे से छूता है, टच करता है, जिसकी रिपोर्ट हुई है। अब भैया उसको कोर्ट तक जाने दो, मामले को कोर्ट में डिसीजन होने दो। आप क्यों निर्णय देने आ गए? नहीं आज आपके राजपाल साहब, जब कुलदीप सिंह सेंगर जी पर आरोप लगते हैं तो जब तक वो कोर्ट से कन्विक्ट नहीं होते वो आरोपी होते हैं, अपराधी नहीं होते। लेकिन कोई और व्यक्ति, क्योंकि वो किसी भी धर्म का हो, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग फौरन उसको अपराधी कह देते हैं। हमारा इस समय सिसोदिया साहब वक्त कम है, संक्षेप में अपनी बात कह लें आप पूरी जी। अपराधी वो है, उस पे एफआईआर हुई है, अब कोर्ट को तय करने दो कि वो अपराधी है कि नहीं है। परंतु आप जनता के बीच में आकर कांग्रेस के अध्यक्ष ये कहते हैं जीतू पटवारी कि वो हमारा भाई है, तो फिर आप लोगों का चरित्र समाज को समझ नरोत्तम में मिश्रा जी कहते हैं उस पर सारे आरोप साबित हो गए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आरोप कोर्ट में साबित होगा। तो उसको आरोपी बोलिए ना, उसको अपराधी कैसे आपने बोल दिया? उसने आबरू के साथ छेड़छाड़ कर ली, ये तो आपने कहा है ना। ये बात तो एस्टैब्लिश अभी नहीं हुई है ना सर। मतलब ये होता है जिस पे आरोप लगता है जी, मुझे वो एक आरोपी छोटा सा है। बात- उनकी बात पूरी आ जाए जी। और उसके बचाव में आप आएंगे तो उसके चरित्र से आपके चरित्र को जोड़ा जाएगा, समाज जोड़ के देखेगा। अभी आप तय करिए, आप ज्यादा बुद्धि के समझदार हैं, आप ज्यादा हमसे पुरानी पार्टी के नेता है, तो आप तय करिए कि आप उसके साथ बैठना चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ रहना चाहते हैं। चलिए, बहुत कम वक्त है, कुछ सेकंड में आप conclude राज्यपाल करिए। जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि मध्य प्रदेश में यदि बलात्कार पॉक्सो का मामला होता तो 2 दिन बाद उसकी एफआईआर लिखती और मार पहले दिया जाता है। ये नई एक परिपाटी आप लोग सर, कर रहे हैं। उसकी निंदा हुई है, निंदा और हमने भी निंदा की जानी चाहिए। निंदा बिल्कुल बीजेपी की जानी चाहिए शरद जी, हमने भी की है। सिसोदिया जी निंदा करती है ना बीजेपी, ये बात तो उठी है जी। एक्शन की कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती, एक्शन तो होगा। क्यों? क्योंकि एक्ट हुआ है, एक्ट पे एक्शन होगा। फिर तालिबान और रिएक्शन हमें क्या फर्क रह जाएगा सर? रिएक्शन अपनी जगह। चलिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं सिसोदिया जी, बहुत धन्यवाद मिथुन अहिरवार साहब, और बहुत धन्यवाद भट्ट साहब का जो जबलपुर से जुड़े। निश्चित तौर पर मुद्दे बड़े हैं और इन मुद्दों पर एक मजबूत रणनीति के साथ दोनों ही पार्टियों को सामने आना ही होगा। आपका अनुकूल समय रहता है तो चीज़ें सब बहुत बेहतर होती चली जाती हैं, और कई बार कुछ चीज़ें जो शायद सवालों के दायरे में आती हैं या आनी चाहिए वो भी नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी चाहे कोई बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हो, चाहे वो विराट कोहली हो या फिर रूट साहब हों जो इंग्लैंड के कप्तान हैं, लेकिन आपको अपने श्रेष्ठ समय में भी अपने ऊपर एक आत्मनिरीक्षण की दृष्टि रखनी चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ नीति कही गई है, और जिसका समय ठीक नहीं चल रहा हो उसके लिए तो कहा गया है कि उसको तो आत्मावलोकन की वो सारी प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए, अपनी, मित्रों की, सलाहकारों की, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अपनी, और सबको सुनने के बाद गुन बुन कर अपनी एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए। कांग्रेस से अगर शायद कहीं कोई थोड़ी बहुत चूक हो रही है तो वो यही हो रही है कि उसके अपने ही उससे कुछ रूठे हुए हैं, और ये नज़ारा पूरे देश में नज़र आता है। जहां उसकी चुनिंदा सरकारें हैं और अच्छी भली चलती सरकारें हैं, वहाँ भी उसी के अपने कुनबे से कलह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और ऐसा इसलिए होता है जब आईना मुझसे मेरी पहली सी मोहब्बत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। तो ये द्वंद्व तो कांग्रेस का है, निपटना उसी को है। हम किनारे बैठकर उसको सदेच्छा और शुभकामनाएं दे सकते हैं, और बीजेपी के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कांग्रेस के साथ साथ। नमस्कार।